में कानिस मेथड यूज़ करो या मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज़ करो या पोर्टल फ्रेम्स को ले लो आप। वहाँ पे मकसद क्या था आपको, जो भी कंपोनेंट से बना हुआ है मेंबर, राइट, उसके अंदर बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स को निकालने का था। उसके अंदर से बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स को निकालने का था उसमें से। तो निकालने के तरीक़े अलग अलग है। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है, उससे पहले क्लेपिरॉन्स थ्योरम है, उसके बाद जो है उससे ज़रा एक्यूरेट स्लोप डिफ्लेक्शन एक्यूरेट मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन आया। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से एक्यूरेट कानिस मेथड है कि नहीं। तो जैसा कि आप लोग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में, कानिस मेथड में देखे कि मेन एक पैरामीटर यूज़ करते थे आप, स्टिफनेस बोल के, स्टिफनेस, राइट, स्टिफनेस ऑफ दिस मेंबर सो एंड सो, उसके एंड कंडीशंस की बुनियाद के ऊपर। स्टिफनेस किस पे डिपेंड होता है? मेनली मटेरियल के ऊपर और उसके शेप के ऊपर और उसके बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस बोले तो एडजस्ट में कैसा है, क्या सिंपली सपोर्टेड है या फिक्स्ड है, उसकी बुनियाद के ऊपर आप स्टिफनेस को कैलकुलेट करें ना। जैसा कि अगर दूर वाला एंड फिक्स्ड है तो एब्सोल्यूट स्टिफनेस इज 4EA/L। अगर आपको रिलेटिव स्टिफनेस लिखना है तो I/L में लिखेंगे। याद रखिए, ऑर्डिनरी स्टिफनेस में EIL आता है, रिलेटिव स्टिफनेस में सिर्फ I/L आता है। दोनों में अंतर क्या है? स्टिफनेस में, रिलेटिव स्टिफनेस में जो भी आप रिलेटिव स्टिफनेस कैलकुलेट करेंगे वो रहेगा एक पर्टिकुलर मेंबर का। एक जॉइंट के पास दो मेंबर्स होते हैं ना, जॉइंट के पास 2-3 मेंबर्स होते हैं, तो उसके लिए आप कैसा लिखिए, आप मान के चलिए कंटिन्यूअस बीम है, ABCD। अगर आप जॉइंट बी ले लेंगे, जॉइंट बी ले लेंगे जॉइंट बी ले लेंगे तो BA एक मेंबर है और BC एक मेंबर है। दो मेंबर्स है ना यहाँ पे, BA एक है, BC एक है। तो उसके आप दो तरीके से स्टिफनेस लिखिए, एक एब्सोल्यूट स्टिफनेस, दूसरा रिलेटिव स्टिफनेस। एब्सोल्यूट स्टिफनेस कैसा लिखिए आप, K इज इक्वल टू क्या लिखिए आप, मान के चलिए किसका चाहिए आपको, BA का चाहिए, स्टिफनेस BA का चाहिए, राइट। तो क्या लिखिए आप, B के पास रुके हुए हैं आप, ये इस दूर वाला एंड है, फार्दर एंड है। अगर फार्दर एंड फिक्स्ड है मान के चलिए इसका I आगे I है, इसका I 2I है, इसका I 3I है, मान के चलिए अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के है। तो आपने क्या लिखा बेटा, KBA इज इक्वल टू 4EA/L और नेक्स्ट KBC इज इक्वल टू कंटिन्यूअस सपोर्ट्स भी जो भी होते हैं उसको फिक्स्ड मान के चलते हैं, तो वो भी 4E इंटू 2I/L, यानी ये L1 है, ये L2 है, या अगर L3 है तो इसका L1 होगा, इसका L2 होगा, है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट स्टिफनेस। एब्सोल्यूट स्टिफनेस आपकी EIL में आती है। अगर मान के चलिए रिलेटिव स्टिफनेस चाहिए आपको, रिलेटिव स्टिफनेस चाहिए, रिलेटिव स्टिफनेस बोले तो किसका चाहिए आपको, मान के चलिए BA का चाहिए रिलेटिव स्टिफनेस, BA का इज इक्वल टू आप क्या करेंगे, इसका स्टिफनेस जो भी आया डिवाइड बाई टोटल स्टिफनेस डालेंगे ना यहाँ पे। ये अगर K1 K2 है तो K1 प्लस K2। तो व्हाट इज रिलेटिव स्टिफनेस? रिलेटिव स्टिफनेस इज द रेशियो ऑफ स्टिफनेस ऑफ द मेंबर टू द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द जॉइंट। रेशियो में आएगा ना वो। लेकिन सबसे बड़ी बात आप सबको मालूम होना चाहिए कि स्टिफनेस किसको बोलते हैं, स्टिफनेस क्या है, व्हाट इज मीन बाय स्टिफनेस ऑफ ए बॉडी। स्टिफनेस ये होता है, स्टिफनेस एक चीज़ है, स्ट्रेंथ एक चीज़ है, दोनों में अंतर होता है। स्टिफनेस बोले तो रिजिडिटी, रिजिडनेस, स्टिफनेस भी बोलो आप, रिजिडिटी भी बोलो, दोनों भी एक ही है। दूसरी चीज़ है क़ुव्वत, स्ट्रेंथ। ये दोनों में अंतर क्या है? स्ट्रेंथ का मतलब है किसी भी बॉडी की अंदरूनी रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस अगेंस्ट द फोर्स अप्लाइड। फोर्स जो आप अप्लाई करते हैं उसके खिलाफ जो भी अंदर से क़ुव्वत पैदा होगी, जो रेसिस्टेंस स्ट्रेस पैदा होगा, उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ।
तो स्टिफनेस क्या है? बॉडी में स्टिफनेस, स्टिफनेस भी एक बॉडी का, एक मेंबर का रेसिस्टेंस किसके खिलाफ? डाइवेटेड। चलिए बेटा, चलो चलो। हाँ, सुनिए, मैं आपको क्या चीज़ बता रहा था। जनरल वर्ड्स, कौन सी भी मटेरियल की स्टिफनेस और स्ट्रेंथ में अंतर क्या है? स्ट्रेंथ का मतलब है किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी मटेरियल के ऊपर अगर कोई ताकत अमल करती है तो उसके खिलाफ जो भी अंदर से रेसिस्टेंस पैदा होगा, स्ट्रेस पैदा होगा, उसी को बोलते हैं हम स्ट्रेंथ। लेकिन स्टिफनेस एक है कि मटेरियल का रेसिस्टेंस किसके खिलाफ? डिफॉर्मेशंस के खिलाफ। स्टिफनेस का मतलब क्या है? इट इज़ द, उसको भी रिजिडिटी बोलते हैं ना, उसका मतलब क्या है? इट इज़ द रेसिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशंस, अगेंस्ट डिफ्लेक्शंस जो भी आते हैं उसके खिलाफ, जो अंदर से कुव्वत पैदा होगी डिफ्लेक्शन के खिलाफ, उसे बोलते हैं स्टिफनेस। लोड के खिलाफ जो भी स्ट्रेंथ पैदा होगी अंदर, उसे बोलते हैं स्ट्रेंथ। समझ में आया बेटा अभी डिफरेंस स्ट्रेंथ में और स्टिफनेस में? अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि स्टिफनेस कहाँ प्ले करता है रोल? मेन, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द स्टिफनेस? स्टिफनेस क्यों इंड्यूस होता है इसमें एनालिसिस में? इंड्यूस इस वास्ते कि स्टिफनेस इस वास्ते इंड्यूस करते हैं कि जहाँ पे भी स्ट्रक्चर्स अर्थक्वेक को डैमेज होते हैं, झटका जो आता है, जलजला जो आता है, उसके वजह से स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो भी झटका लगता है, तो झटका लगे जब एक्चुअली क्या होता है बेटा, अगर मेंबर टू रिजिड है, समझो टू स्टिफ है, एकदम स्टिफ है, जल्दी फेल हो जाएगा। अरे बात समझ में? लेकिन इसमें क्या होना चाहिए आपका स्ट्रक्चर, जब भी अर्थक्वेक फोर्सेस अमल करते हैं तो यूर मेंबर शुड बी एबल टू रेसिस्ट आर टू लिमिट द डिफ्लेक्शंस आर द डिफॉर्मेशंस। वैसा है स्ट्रक्चर, लैटरली होते हैं ना अर्थक्वेक फोर्सेस, वो लैटरल फोर्सेस अप्लाई करें जब एकदम नीचे से एकदम सॉलिड रहता ना, पूरा रिजिड रहता मेंबर, इधर डैमेज होती पूरा स्ट्रक्चर गिर जाएगा। अगर इसको हम डिफॉर्मेशंस में, डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट अलाउ करके अगर झटका देने के बाद ऐसा जाके फिर वापस आना, ऐसा कुछ मोमेंट देंगे डिफॉर्मेशंस को, तब जो है आपका स्ट्रक्चर गिरेगा नहीं। हरी बात समझ में? तो जहाँ पे भी स्ट्रक्चर्स अर्थक्वेक को डैमेज होने के चांसेस है, वहाँ पे आपके डिफ्लेक्शंस को, डिफॉर्मेशंस को लिमिट करने के लिए तो हम ये स्टिफनेस का इंड्यूस होता है, मेन इन्वॉल्व होता है, रोल प्ले करता है। आई बात समझ में? एक मानों में ये स्टिफनेस या रिजिडिटी जो है मटेरियल की इलास्टिसिटी इंडिकेट करता है। मटेरियल की इलास्टिसिटी किसके खिलाफ? डिफॉर्मेशंस के खिलाफ, यानी डिफ्लेक्शंस के खिलाफ, स्ट्रेन्स जो आते हैं अंदर, डिफॉर्मेशन, उसके खिलाफ जो भी अंदरूनी जो ताकत पैदा होती है उसी को हम स्टिफनेस कहते हैं। वो किस में एक्सप्रेस करते हैं आप स्टिफनेस? मेंबर जो भी होता है, बीम है आपके पास, कॉलम है, उसके क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड होता है, जैसा कि आई पे डिपेंड होता है, और किस चीज से बना हुआ है, जैसा कि आपको शुरू में बोला, स्टिफनेस डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। मटेरियल मतलब किस चीज से बना हुआ है, क्या क्ले से बना हुआ है, मेटल से बना हुआ है, आरसीसी बना, किसी बना हुआ है मटेरियल, तो मटेरियल पे भी डिपेंड होता है। मटेरियल पे डिपेंड होने का मतलब उसकी यंग्स मॉडुलस, इलास्टिक कांस्टेंट, और उसके एंड कंडीशंस। एंड कंडीशंस बोलते कैसे है उसके एंड कंडीशन मेंबर के, उसकी बुनियाद के ऊपर स्टिफनेस डिपेंड होता है। नहीं, अगर आप रिलेटिव स्टिफनेस में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं आप, तो रिलेटिव स्टिफनेस इज नथिंग बट रेशियो। वो क्या है? ईच मेंबर का स्टिफनेस डिवाइडेड बाय टोटल स्टिफनेसेस एट द जॉइंट। अब जॉइंट बी मान के चलिए कितने मेंबर से? बी ए बी सी है, लेकिन ऐसा है, समझिए, एक ऐसा है, एक मेंबर ऐसा है, एक ऐसा है, ये हिंज्ड है, तो जॉइंट वो के पास कितने मेंबर्स है? वो ए, वो बी, वो सी, इसका K1, K2, K3। अगर आपसे कोई पूछे वो ए मेंबर का स्टिफनेस क्या है, तो आप बोल सकते हैं फार्दर एंड, अगर दूर वाला एंड फिक्स्ड है तो 4EA/L बोल के लिखेंगे आप। इसका क्या लिखेंगे? 4EA/L। इसका क्या लिखेंगे? 3EA/L। लेकिन अगर आपको रिलेटिव स्टिफनेस, क्या डाउट है? कुछ डाउट है?
रिलेटिव स्टिफनेस आपको एक्सप्रेस करना है तो सिंपली इट विल बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आई बाई एल, यानी उन्हें मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं होता, मटेरियल के प्रॉपर्टीज के ऊपर। किस पे डिपेंड होता है? सिर्फ क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज पे। किस चीज से बना हुआ है उस पर डिपेंड नहीं होगा, दो चीजों पे डिपेंड होगा, एक उसके क्रॉस सेक्शन डायमेंशन, दूसरी उसकी एंड कंडीशंस। अब मान के चलिए फार्दर एंड फिक्स्ड है तो उसका रिलेटिव स्टिफनेस होगा आई बाई एल। किसकी बात कर रहा हूं? रिलेटिव स्टिफनेस की। ऑर्डिनरी स्टिफनेस बोले तो 4A/L 3A/L। अगर आप रिलेटिव स्टिफनेस में, जैसा अपन कानिस मेथड में रिलेटिव स्टिफनेस यूज करते हैं ना, तो रिलेटिव स्टिफनेस क्या है? अगर फार्दर एंड फिक्स्ड है तो सिंपली उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय उसकी लंबाई। समझ आ रही? अगर फार्दर एंड सिंपली सपोर्टेड है 3/4 I/L रिलेटिव स्टिफनेस। ये तो आप देखें कंटिन्यूस बीम में, देखें ना बेटा, कैलकुलेट करते जब कानिस मेथड में देखें ना आप, रिलेटिव स्टिफनेस कैलकुलेट करे तो नहीं करे कैलकुलेट शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डालने का। हाँ, तो ये जो फैक्टर्स आते हैं स्टिफनेस फैक्टर्स, मेंबर की मटेरियल के ऊपर एब्सोल्यूट ऑर्डिनरी स्टिफनेस है, एब्सोल्यूट स्टिफनेस है तो उसकी मटेरियल पे डिपेंड होता, आई पे डिपेंड होता, उसकी लंबाई पे डिपेंड होता एंड कंडीशन। अगर रिलेटिव स्टिफनेस है तो सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और लेंथ पे डिपेंड होता है, दो चीज़ है। आई बात समझ में? तो अगर ये है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, दोनों भी, it won't be in the space, it won't be like, it can't be in the space ना, it will fall down, right? दोनों भी नहीं, at least one end should be there, in condition should be there। अरे बात समझ में? तो here when we talk about the portal frame, like ABCD है पोर्टल फ्रेम। ये कौन सा है? सिर्फ मैं एक रूम की बात कर रहा हूं, सिंगल बे सिंगल स्टोरी, राइट? बाजू का भी लेना है तो 2 बे सिंगल स्टोरी, नहीं ऊपर का भी लेना चाह रहे हैं आप, 2 बे 2 स्टोरी फ्रेम, राइट? तो 2 बे 2 स्टोरी फ्रेम का कैसा एनालिसिस? मान के चलिए आपको G+1 की बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं तो आपको कैसे एनालाइज करते हैं? जब तक आप सबको पता है बीम के अंदर जो भी मेन स्टील होगा बेंडिंग के खिलाफ होगा, बेंडिंग मोमेंट के खिलाफ होगा। तो जब तक आपको बेंडिंग मोमेंट्स नहीं आएंगे आप स्टील को एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो इसे एनालाइज करने का प्रोसीजर क्या है फ्रेम्स का? ऐसे मान के चलिए सिमेट्रिकल है तो विल टेक हाफ ऑफ दिस, एक फ्रेम को कंसिडर करते हैं, जो भी लोड रहेगा यहाँ पे जो रहेगा वो भी यूडीएल सेम है। अब मान के चलिए अब इधर की क्लासरूम है उधर की क्लासरूम में सेम लोड रहेगा ना, पूरा यूडीएल तो सेम रहेगा। इंटेंसिटी, इसका इंटेंसिटी मान के चलिए W पर मीटर है, इसका इंटेंसिटी W पर मीटर है, सेम W पर मीटर है, W पर मीटर है, सेम इंटेंसिटी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग हो सकता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 है, इसका 3I है, मान के चलिए इसका I है, इसका 2I है, इसका सेम है 2I है, इसका 3I, और बीम्स का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अलग अलग लंबाई, इसकी हाइट H1 H2 सॉरी ये भी H1 ये H2 इसका लेंथ L1 इसका लेंथ L2, लाइक दिस। अगर आपके सामने ऐसा फ्रेम आ रहा है, जैसा कि मैं एग्जांपल बताया, ए रूम और बाजू का AutoCAD लैब का डिजाइन करें, तो आप इसको एनालाइज कैसा करेंगे? कट करेंगे, इसको कट करके आपका शेप F के शेप में आएगा फ्रेम। फिक्स्ड है ना, बीच का भी फिक्स और ए भी फिक्स, इसके ऊपर यूडीएल, इसके ऊपर यूडीएल, इसका नाम है A B और C मान के चलिए D E। दिस विल बी यूर फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द, कट करके एनालाइज करना है आपको तो ऐसा करेंगे इसको। आगे आप बीटेक एमटेक करते जब, इसके ऊपर तो साइड वाइज लोड नहीं है, कॉलम के ऊपर कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा, राइट? जिसको हम लैटरल लोड बोलते हैं, ये तो ग्रेविटी लोड है। लैटरल लोड है जब इसमें स्वे आएगा, स्वे जब आता है तो उसका एनालिसिस अलग है। अब हम नॉन स्वे समझ रहे हैं, नॉन स्वे का मतलब कोई
साइड वाइज से लोड एक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ हम ग्रेविटी लोड्स ले रहे हैं यहाँ पे। तो इसके लिए आप कितने जॉइंट्स आ रहे हैं बेटा? आपको बी जॉइंट एक आ रहा, सी जॉइंट एक आ रहा। सी जॉइंट के पास कौन कौन है? सी डी है, सी बी है, और आपके बी जॉइंट के पास 3 है, बी सी, बी ई, बी ए। ऑलरेडी आपको अवेयरनेस है अभी रिलेटिव स्टिफनेस की, तो रिलेटिव स्टिफनेस कैसे कैलकुलेट करते? मान के चलिए इसका K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है, इसका K4 है। रिलेटिव स्टिफनेस आप आंख मूझ के लिख सकते हैं यहाँ पे। व्हाट इज K1? इसका K1 इज इक्वल टू BA का है ना, K1 बोल दो। फर्दर एंड इज फिक्स्ड, I/L बोला ना मैं अभी, जस्ट नाउ आई सेड द रिलेटिव स्टिफनेस इज I/L। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना डाले बेटा? हम 2I डाले, 2I बाई उसकी हाइट मान के चलिए H1, उसकी हाइट H1 है, राइट। अब मान के चलिए व्हाट इज K2 बोले तो ये है ना, CB है, CB दैट इज आल्सो फर्दर एंड इज फिक्स्ड, दैट इज इक्वल टू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? 3I बाई H2, 3I बाई H2 ना, राइट। K3 लेके चलिए, व्हाट इज K3 कितना? K3 बोले तो K सीड है ना, इट इज नथिंग बट I/L। मान के चलिए I बाई उसका लेंथ इज L1, बीम है ना बेटा CD। नेक्स्ट कौन है? K4 इज इक्वल टू उसका भी मोमेंट ऑफ I/L1। नहीं, रिलेटिव स्टिफनेस डजंट डिपेंड। देखो बेटा एक बात याद रखिए, दो चीज है आपके सामने, एक नॉर्मल स्टिफनेस जिसको आप एब्सोल्यूट स्टिफनेस बोलते, दूसरा रिलेटिव स्टिफनेस है। ये दोनों में अंतर क्या है? स्टिफनेस, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, स्टिफनेस मीन्स इट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशंस को रेसिस्टेंस को बोलते। तो अगर आप स्टिफनेस एक्सप्रेस कर रहे हैं तो किन चीजों पे डिपेंड होता है स्टिफनेस? 3 चीजों पे। एक, किस चीज से बना हुआ है, यानी जिसको हम मटेरियल बोलते हैं, और दूसरा बाउंड्री कंडीशंस। इज इट क्लियर और नॉट? बाउंड्री कंडीशन कैसा है? फिक्स्ड है, सिंपल। नंबर 3, शेप। व्हाट इज मीन बाय शेप? शेप बोले तो रेक्टेंगुलर हो सकता है, ट्रायंगुलर होता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब शेप चेंज होता है तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होता है। इस वास्ते स्टिफनेस 3 चीजों पे डिपेंड होता है, EIL। Whenever you write the stiffness of the member, you will write in the form of EI/L। शुरू में बोला ना बेटा, वहां पे बोला ना, वहां पे स्टिफनेस। रिलेटिव स्टिफनेस बोले तो कैसा लिखते? I/L, राइट। इस वास्ते हम डायरेक्ट रिलेटिव स्टिफनेस इसमें लिखते कि, और एक फैक्टर आप कैलकुलेट करते कैनिस मेथड में जिसको रोटेशन फैक्टर बोलते हैं आप। रोटेशन फैक्टर, व्हाट इज द रोटेशन फैक्टर? जो भी जॉइंट्स के पास अननोन मोमेंट्स आते, उसका इम्पैक्ट जो है हम मोमेंट्स अप्लाई करते वो कैलकुलेट जो करते, उसके लिए हम ये वन ऑफ द रोटेशन फैक्टर यूज करते। फॉर्मूला क्या है रोटेशन फैक्टर का? इसमें -12 इंटू, अब मान के चलिए किसका चाहिए आपको रोटेशन फैक्टर? रोटेशन फैक्टर इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय यू से रिप्रेजेंट करते हैं रोटेशन फैक्टर को। किसका चाहिए आपको? जॉइंट सी के पास CD का चाहिए। देख रहे हैं बेटा, किसका चाहिए रोटेशन फैक्टर? CD का चाहिए। UCD इज इक्वल टू, UCD बोले तो उसका रिलेटिव स्टिफनेस कितना है बेटा? K3, -12 इंटू K3 डिवाइडेड बाय C के पास कितने मेंबर्स है? CD और CB। CB का कितना? K2 ना, इसका कितने? डिवाइडेड बाय K2 प्लस K3, जिसको आप सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा K बोलते हैं उसको। आ रही बात समझ में? ये क्या है? ये रोटेशन फैक्टर एट द जॉइंट। किससे आ रहा रोटेशन फैक्टर? आपके रिलेटिव स्टिफनेस से आ रहा। सिमिलरली इफ यू वांट एट बी के पास कौन सा? BE चाहिए, मान के चलिए UBE इज इक्वल टू -12 इंटू इसका स्टिफनेस क्या है? K4 डिवाइड बाय, यहाँ पे 1 2 3 है ना, यहाँ पे K1 है, K2 है, K4 है, डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 प्लस K4। दिस इज योर रोटेशन फैक्टर। इस रोटेशन फैक्टर के बुनियाद के ऊपर आप आइट्रेशंस जो करेंगे, आइट्रेशंस बोले तो साइकिल्स जो करेंगे ना आप, कानिस मेथड में साइकिल्स रिपीट करेंगे आप,
1 से 4 5 तक साइकिल रिपीट। कब तक रिपीट करेंगे? जब तक वो उसके मोमेंट्स जो डायरेक्शंस के आते हैं सेम आना। अट ए जॉइंट इन दिस मोमेंट इन दिस डायरेक्शन इन दिस डायरेक्शन, दोनों बैलेंस होते हैं ना वहाँ पे, समझ में आ रहा? तो वो वैल्यूज सेम आए तक जो है हम आइट्रेशंस को करते हैं। इज इट क्लियर? आई विल गिव यू वन, जस्ट आई विल शो यू वन एग्जाम्पल कि कैसे हो रहा है यहाँ पे। नहीं, वो बताने से पहले बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, तो समझ में आया आपको? तो ये रोटेशन फैक्टर है, जैसे आपने लिया सी के पास 2 पॉइंट है, सीडी और सीबी। सीडी और सीबी है। अगर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सीबी और सीडी, सीबी को ऊपर लिख दें और सीडी को नीचे लिख दें, तो हाँ, सीबी को ऊपर लिख दें और सीडी को नीचे लिख दें। जैसे लिखा है K3 अपॉन में K2 प्लस K3। हाँ, K2 व्हाट इज द सीडी? सीडी मैं सीडी का रोटेशन फैक्टर कैलकुलेट करा ना, तो उसका रिलेटिव स्टिफनेस डिवाइड बाय जॉइंट के पास के कितने मेंबर से उसका टोटल स्टिफनेस है, रिलेटिव स्टिफनेस, पर्टिकुलर स्टिफनेस बाय टोटल स्टिफनेस। तो ये रोटेशन फैक्टर्स कैसे एंटर करते हैं आपके कानिस मेथड में? आपको तो मालूम है कि मान के चलिए जॉइंट बी है बेटा, देखिए जॉइंट बी के पास एक डायग्राम डालते हैं, पे ब्लॉक डालते हैं, ब्लॉक डाल के सेंटर में और एक छोटा ब्लॉक डाल के इसमें क्या डालते हैं? FEM डालते हैं इसमें, फिक्स्ड एंड मोमेंट। फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या है? फिक्स्ड एंड मोमेंट मान के चलिए बी के पास है, BE के डायरेक्शन में, BE के डायरेक्शन में, BE है ना यहाँ पे, ये है, 3 अलग अलग है ना, तो उसके डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में और ये डायरेक्शन में लिख के फिर इसके रोटेशन फैक्टर्स भी हम डाल देते हैं इसमें। रोटेशन फैक्टर्स, रोटेशन फैक्टर्स कैसे डालेंगे आप? मान के चलिए आपको BA का रोटेशन फैक्टर चाहिए, कौन सा कैलकुलेटर? आप CD का करें ना। मान के चलिए ये कुछ -0.6 आया, -0.6, तो KBC किधर है बेटा? KCD किधर है? ऊपर है ना, हॉरिजॉन्टल। तो यहां पे जो आप डायग्राम डालेंगे, ये हिस्सा पूरा CD का है, ये हिस्सा पूरा CB का है, समझ में आ रहा? इज इट क्लियर? दो ही आ रहे हैं ना यहाँ पे, लेकिन यहां पे आएंगे तो आप इधर भी आ रहा है वैल्यू, इधर भी आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है। और फिक्स्ड एंड मोमेंट्स तो यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे ये क्या है बेटा? फिक्स्ड एंड मोमेंट, ये पे क्या है? ब्लॉक के नीचे जो डालेंगे आप लकीर, फिक्स्ड एंड मोमेंट। फिक्स्ड एंड मोमेंट तो अब ये भी है ना, ये भी है ना, कोई लोड है ये भी के ऊपर? नो लोड, तो फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या होगा? 0। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 डालेंगे आप। ये कौन सा डायरेक्शन है? AB का डायरेक्शन। नेक्स्ट आप BE को भी जाना है ना, आप BE को जाना है तो ऐसे जाइए आप। What is this? This is a fixed beam. What is the span? L1. Load is W. What is the fixed moment here? Minus WL square by 12 ना? What is the moment here? Plus WL square by 12. हरी बात समझ में बेटा? तो वो यहाँ पे डालेंगे -WL square by 12 जो भी आएगा वैल्यू, और CD का तो बाद में डालेंगे वहाँ पे जाने के बाद। और एक ऊपर जा रहे ना यहाँ पे, ऊपर इज देयर एनी लोड ऑन दिस? नो लोड ना, तो उसको 0 डाल देंगे वहाँ पे, फिक्स्ड मोमेंट। इस बात से आपका पहला स्टेप है, इसमें आपका पहला स्टेप है इसमें रोटेशन फैक्टर इस बात से निकालते हैं कि ये जो अननोन मोमेंट्स होते हैं जॉइंट्स के पास, अब मान के चलिए आप B के पास रुके हुए हैं, B के पास रुके हैं, अब ये C के पास का मोमेंट आप शुरू कर रहे हैं, आप कोई मोमेंट नहीं मालूम, तो उसे पहले जीरो समझ के एनालाइज करते हैं फॉर्मूलास यूज करके। करने के बाद यानी जॉइंट्स के अननोन मोमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम वर्कआउट कर लेते जाते हैं फैक्टर्स यूज करके। समझ में आ रहा? तो ये रोटेशन फैक्टर जो भी आएगा इसको करेंगे क्या आप? जो भी फिक्स्ड एंड मोमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स फार्मूला है आपका, उसको इस्तेमाल करते हुए, रोटेशन फैक्टर को इस्तेमाल करते हुए मोमेंट्स को डाल लेते जाएंगे, BA के डायरेक्शन में, BC के डायरेक्शन में, BE के डायरेक्शन में। आप एक साइकिल में एक एक वैल्यू आएगी आपको इधर, फिर दूसरा साइकिल करेंगे, दूसरी वैल्यू आएगी। मान के चलिए यहाँ पे 50 आया वैल्यू, 50 आया फर्स्ट साइकिल में। नेक्स्ट साइकिल में करें आप, नेक्स्ट साइकिल में करें, मान के चलिए आपको कितना आया? 46 आया सेकंड साइकिल में। नेक्स्ट साइकिल करे 45 कुछ आया, कुछ भी आ सकता है। कब तक करेंगे आइट्रेशंस? जब तक कि प्रीवियस साइकिल में और नेक्स्ट साइकिल में
अब नेक्स्ट साइकिल में अप्रोक्सीमेटली 45 जाना आपको, जब तक करना आइट्रेशन, दो वैल्यूज नीचे के बॉटम के दो वैल्यूज सेम आना, तब तक आपको आइट्रेशंस करना पड़ेगा। आइट्रेशंस के लिए हम फार्मूला यूज़ करके एक टेबलर कॉलम डालते हैं फाइनल मोमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए। बाद में आपको फाइनल मोमेंट्स कैसे आएंगे, फाइनल मोमेंट्स उसके फिक्स्ड एंड मोमेंट की बुनियाद के ऊपर आएंगे और उसके रोटेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ द फार्दर एंड एंड नियरर एंड, नियरर एंड को ट्वाइस करेंगे, फार्दर एंड को वैसे मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला इस्तेमाल कर, मैं बताऊंगा आपको पोर्टर फ्रेम करते जब, तो उस तरीके से आपको फाइनली कॉलम में बी में कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो मालूम कर सकते हैं। तो आपको क्या है, सिंपल एक पोर्टल फ्रेम पहले बता दे के बाद में डबल स्टोरी का भी जैसा मैं बताया एक फ्रेम आपको एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे जो भी वैल्यूज आ रहे हैं उधर भी सेम है, ये तो सिमेट्रिकल है, तो उधर को भी एनालाइज करके उसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स डाल लेते हैं बीच में। लेकिन आपकी अगर बिल्डिंग मल्टी स्टोरीड है, G+2 या G+3 है, ज़्यादा फ्लोर्स है, तो मैन्युअली ऐसा करना लेंथी प्रोसीजर है। हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके डेटा दे के डायरेक्ट उसके बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स वैल्यूज को निकाल लेते हैं। क्या करेंगे फाइनली डॉली, क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स लेके क्या करेंगे, मान के चलिए आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा आ गया। कैसा है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सपोर्ट के पास यहाँ पे कुछ मोमेंट है, यहाँ पे कुछ मोमेंट है फिक्स्ड एंड मोमेंट, इसके ऊपर आप सुपर इम्पोज करेंगे फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जैसा पिछले क्लास में बताया था आपको। तो ये मालूम हो रहा है कि बी के पास हॉगिंग मोमेंट इतना है, मान के चलिए -10 है, ये -20 है, यहाँ नेट वैल्यू आके +8 आ गया आपको, मान के चलिए। तो इसका मतलब है आपके जो बेंडिंग मोमेंट वैल्यूज है -10 +8 -20, इसकी बुनियाद के ऊपर इसकी बुनियाद के ऊपर आप टोटल स्टील इसमें मेन स्टील को डिज़ाइन करेंगे इसमें बीम्स। तो स्टील कैसा रखेंगे आप, एकदम यहाँ पे जो है ऊपर रहेगा, फिर नीचे आएगा यहाँ पे, फिर ऊपर चले जाएगा, राइट। मैं बेंडिंग मोमेंट से डाला, ऐसा नहीं रहता, लेवल एक ही रहता है। इसके ऊपर बता, हॉगिंग मोमेंट जहाँ पे भी आएगा स्टील को ऊपर लेके जाएगा, सैगिंग मोमेंट जहाँ पे भी है नीचे रखा जाएगा। हमारी बात समझ में। तो इस वास्ते सबसे बड़ा चीज़ आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पे स्टिफनेस क्यों इन्वॉल्व होता है, रोल स्टिफनेस का रोल क्या है। स्टिफनर स्पेशली अर्थक्वेक रेसिस्टेंस के, अर्थक्वेक डैमेजेस के जो स्ट्रक्चर्स आप स्टडी करते उसमें डिफॉर्मेशंस को लिमिट करने के लिए हम ये स्टिफनेस को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। स्टिफनेस एक अलग चीज़ है, स्टिफनेस डिफॉर्मेशंस के ख़िलाफ़ की क़ुव्वत है, और स्ट्रेंथ क्या है, लोड के ख़िलाफ़ जो क़ुव्वत पैदा होगी अंदर उसका है। एक बात याद रखिए, स्टिफनेस और रिजिडिटी दोनों सेम है, जो कि बॉडी की इलास्टिसिटी को इंडिकेट करता है, बॉडी की इलास्टिसिटी को इंडिकेट करता है। और आप कंफ्यूज ये भी नहीं होना कि स्टिफनेस और रिलेटिव स्टिफनेस में क्या है। स्टिफनेस जो है मटेरियल के ऊपर डिपेंड होता है, उसके क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस पे डिपेंड होता है और उसकी बाउंड्री कंडीशंस पे, वेयरएज रिलेटिव स्टिफनेस सिर्फ उसके शेप पे और उसके बाउंड्री कंडीशंस पे डिपेंड होता है। समझ में बेटा। तो अब मान के चलिए एक सिंपल सा, समझ में आया ना कैसा एनालाइज करते हैं। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, आपको ये आइट्रेशंस पूरे करने के बाद मान के चलिए 4-5 आइट्रेशंस करें, 5th आइट्रेशन में एक वैल्यू आ गई, कांस्टेंट वैल्यू। वो वैल्यू को नोट करके उन वैल्यूज के सहारे आप फाइनल बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते। कहाँ पे कैलकुलेट करते, ए के पास, यानी क्या क्या मोमेंट्स आएंगे आपको, MAB, MBA, MBC, MCD। इज इट क्लियर। नेक्स्ट उधर जाइए, अब उधर जाएगा तो सेम सिमेट्रिकल है ना, इधर तरफ से आएंगे। तो जो भी मोमेंट्स आएंगे आपको, हम उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी डालना है ना यहाँ पे। मान के चलिए MAB इज इक्वल टू -2, कुछ आ गया वैल्यू, और MBA इज इक्वल टू कुछ वैल्यू आ गया यहाँ पे +4 या समथिंग लाइक दैट, कुछ वैल्यू आ गया। आने के बाद आप क्या करेंगे, सिंपल एग्जांपल ये भी को दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ये भी को माइनस मान के चलिए एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एरो मार्क डाल के ए के पास, ये इन द डायरेक्शन ऑफ बी ना,
एंटी क्लॉकवाइज डाल के क्या करना है, कॉलम से पहले रोक देना है एरो को इस तरह से। अब ये क्या कर रहा है, ऐसा बाहर ढकल रहा ना इसको 2 और MBA प्लस प्लस बोले तो क्लॉकवाइज ना, क्लॉकवाइज, लेकिन यहां रुक जाना है B से पहले, तो B को बाहर ढकल रहा, ये 4। योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द कॉलम AB विल बी लाइक दिस ट्रेपेजियम। 9 यहां पे भी माइनस आ रहा है, यहां पे माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है तो दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अंदर ढकल रहा है। 4 रख के इसको ऐसा ज्वाइन करिए लाइक दिस। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू, बेस्ड ऑन द वैल्यूज। अब मान के चलिए BC की वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज आ गया, BC की वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज आ गया, एंटी क्लॉकवाइज आ गया तो B को लिफ्ट कर रहा है तो ऊपर जाएगा। ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो नीचे कर रहा है, अब ऊपर कर रहा है, जो भी है सेम डायरेक्शन का आएगा आपको, तो योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बिकम लाइक दिस। समझ में आ रहा? ये जो भी मोमेंट्स आएंगे सिर्फ और सिर्फ बीम्स के ऊपर उसका फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सुपर इम्पोज करके नेट बेंडिंग मोमेंट को निकालते हैं, लेकिन कॉलम्स में जो भी मोमेंट आएगा वही फाइनल मोमेंट से कॉलम। तो फाइनली हमारा मकसद है यहाँ पे, चाहे पोर्टल फ्रेम हो, कंटिन्यूस बीम हो या मल्टी स्टोरीड फ्रेम हो, हमारा मकसद है बेंडिंग मोमेंट्स को निकालना है। जब तक आपके बेंडिंग मोमेंट्स नहीं आएंगे तब तक आपको स्टील नहीं आएगा। क्वांटिटी ऑफ स्टील आने के बाद उसको कैसे रखा जाता है बीम में, वो हम डिटेलिंग में देंगे। फिर से हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स भी कैलकुलेट करेंगे। शेयर फोर्स में मेन क्राइटेरिया है, मेन एडवांटेज ये है शेयर में कि बेंडिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टील को रखना पड़ेगा बेंडिंग के लिए, लेकिन शेयर में कंक्रीट भी मदद करता है स्टील के साथ शेयर लेने में। इस वजह से थोड़ा बहुत कंक्रीट ले लेगा, बचा हुआ स्टील ले लेगा, तो उसकी बुनियाद के ऊपर आपका शेयर रेनफोर्समेंट डिज़ाइन करते हैं। कहाँ से कहाँ तक कितने स्पेसिंग में स्टीरअप रखना है, कितने एक्स्ट्रा बार रखना है ऊपर या क्रैंक करना है, वो सब हमारी डिटेलिंग में आएगा इंशाल्लाह। आप वो पढ़ेंगे एनालिसिस करने के बाद। ठीक है।